ये वीडियो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि करीब 2 हफ्ते पहले 18 मई को हम लोगों ने श्री विजयेंद्र पांडे, जो लखनऊ के रहने वाले हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनकी एक परिचर्चा रखी थी। उसका विषय था आधुनिक भारत की बौद्धिक निवृत्ति। और वो बहुत अच्छी एक उनकी वार्ता रही थी, 1 सवा घंटे की। और उसके बाद करीब 15-20 मिनट का एक प्रश्नोत्तर का समय था। तो उस प्रश्नोत्तर में जो बातें हुई थी उसको अलग वीडियो में डाला गया था, और ब्रजेंद्र जी की जो मुख्य बात थी उसको एक अलग वीडियो में डाला गया था। प्रश्न उत्तर को किसी एक साथी ने सुना तो उसके कुछ प्रश्न थे, और वो प्रश्नों को मैं 3 हिस्सों में करके ये प्रयास मेरा रहेगा कि उन प्रश्नों के ऊपर मेरी एक टिप्पणी मैं यहाँ दूं। उसके प्रश्न और जो उसने बात लिखी उसको मैं 3 हिस्से में किया। उसमें एक हिस्सा था कि हताशा और निराशा के बीच में जो भेद है उसको स्पष्ट करना। दूसरा था आशा को या निराशा को, मतलब आशा निराशा, ये एक तरह से विपरीत शब्द की तरह, विपरीतार्थ की तरह यूज करते हैं। एक तरफ निराशा तो उसका ऑपोजिट आशा, आशा का ऑपोजिट निराशा। तो इस वाली आशा का के को थोड़ा और खोलना, इससे क्या, इसका क्या अर्थ है। और तीसरी बात इससे जुड़ी हुई कि जब सरन, प्रोफेसर सरन, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर सरन को बहुत ज्यादा बार बार उनकी बात करते हैं, उनके लिखे हुए पे चर्चा करते हैं, और उनकी किताबें हैं इल्यूमिनेशंस, ट्रेडिशनल थॉट, टाकामोरी लेक्चर वगैरह वगैरह, उस पर बहुत सारी चर्चा होती है, यहाँ भी होती है, यूट्यूब पे भी। हम लोगों का जो सिद्ध का डिस्कशन ग्रुप है एक व्हाट्सएप पे, उस पे भी बहुत होती है, कभी कभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी होती है। तो कई कई एक जगह सरन साहब ने होप और फेथ की बात की है। तो जब वो होप और फेथ की बात कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ हम लोग समझते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो ये 3 बातें हो गई। पहले हताशा और निराशा के बीच में फर्क जो मुझे समझ में आया। दूसरी बात की, जो आज के दिन जिसको होप कहा जा रहा है, और जो सरन साहब जब होप और फेथ की बात करते हैं तो वो होप और इस होप में क्या फर्क है, वो बात। और तीसरी बात, होप का फेथ के साथ क्या संबंध है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहली बात पे, निराशा शब्द हम लोग आमतौर पे बहुत ही नेगेटिव तौर पे लेते हैं, और निराशा को कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जोड़ते हैं, निराशा को कहीं ना कहीं होपलेसनेस से जोड़ते हैं। ये सब होता है, और ये एक बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक शब्द हम मानते हैं, और मैं भी ऐसा ही मानता था। एक बार मैं उसमें भी बताया था, उस टॉक में भी, कि मैं रिम्पोचे जी के साथ, सैमडोंग रिम्पोचे, जो इनको मैं अपना गुरु तुल्य मानता हूँ, तिब्बती सरकार में वो प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं 2-3 काल, और उसके पहले वो तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज सारनाथ के पहले डायरेक्टर थे। उन्होंने ही उस इंस्टीट्यूट को खड़ा किया। उसके बाद वो उसके वाइस चांसलर भी हुए। विद्वान आदमी हैं, बहुत सात्विक आदमी हैं, बहुत निष्ठावान आदमी हैं। मैं उनको बहुत सम्मान उनका है मेरे मन में। तो मैं उनके साथ बैठा था, 1 हफ्ते बिताया था। तो उस 1 हफ्ते के बीच में हमारी आधुनिकता को लेके बहुत चर्चा होती थी, और उस चर्चा के दौरान एक दिन उनसे जब बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इस दुनिया के बारे में क्या लगता है, कि कभी ये जिस तरह के जंजाल में हम, लगता है, फंसे से हैं, ये पूरा तंत्र, मॉडर्न तंत्र सिस्टम्स, जिसमें हम थोड़ा बहुत अपने को बचा लें लेकिन वो घेरे हुए हैं हमको, वो चाहे बाजार का सिस्टम हो, चाहे वो शिक्षा का तंत्र हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का तंत्र हो, चाहे वो जो भी आधुनिक तंत्र है पूरा का पूरा, और ये जो पूरी पढ़ाई लिखाई है, ये इसने हमारे दिमाग को जकड़ा है। एक तो बाहर से तो जो भी हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो तो साफ साफ दिखाई देता है।
लेकिन इसने हमारे दृष्टि को भी प्रभावित है, इस तरह इस कदर कर दिया है कि हमको चीजें जैसी हैं वैसी नहीं दिखाई देती, हमको उनसे अलग दिखाई देती है, और जो हमको दिखता है उसी को हम सत्य मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक संकट सा दिखाई देता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि कुछ आने वाले समय में हम इससे उबर पाएंगे? तो उन्होंने ये शब्द कहे थे कि भाई मैं तो निराशावादी हूं, और मुझे तो अपने जीवन काल में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगले 40, 50, 100 साल में भी मुझे नहीं लगता कि हम इससे उबर पाएंगे, इसलिए मैं निराशावादी हूं। और मेरा जो ये मैं जब सुना तो मुझे एक तरह का शौक सा लगा कि ये आदमी बोल रहे हैं मैं निराशावादी हूं, और इतने सहजता से बोल रहे हैं कि मैं निराशावादी हूं। क्योंकि ये आज का कोई भी आधुनिक व्यक्ति जल्दी से नहीं बोलेगा कि मैं निराशावादी हूं। उसको वो ये बोले, ये सोचेगा शायद कि मैं अगर ऐसा बोल दूं तो मुझे लोग समझेंगे कि मैं तो डिप्रेशन में हूं, और कोई ये बोलना नहीं चाहता कि मैं डिप्रेशन में हूं। तो ये इतनी सहजता से बोल रहे हैं। एक तरफ तो ये बात मेरे मन में उस समय उठी, और दूसरी बात जो मेरे मन में उठी कि अगर ये आदमी डिप्रेशन में है तो इसका जो व्यवहार है वो अलग किस्म का होना चाहिए। ऐसा मेरे अंदर से एक वो हुआ। अ, अ, माने ये मेरा कंक्लूजन था कि अगर कोई आदमी बोल रहा है मैं निराशावादी हूं तो उसका व्यवहार थोड़ा माने उत्साह विहीन होगा, उस निरुत्साहित होगा। बट रिम्पोचे जी तो उत्साहित लगते हैं मुझे, क्योंकि जगह जगह जाते हैं, बातें करते हैं, अपनी राय देते हैं। तो ये तो जो डिप्रेस्ड आदमी है उसके बिहेवियर से तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो मैं इसी बात से अब जूझ रहा था। यकायक मुझे ये लगा कि नहीं, ये दो शब्द अलग अलग हैं। एक शब्द है हताशा और एक शब्द है निराशा। और मुझे ये लगा कि रिम्पोचे जी बोल रहे हैं मैं निराश हूं, हताश नहीं हूं। हताश मतलब होपलेसनेस, हताशा में डिप्रेशन आ सकता है, उसमें होपलेसनेस है। जबकि निराश, ये जो बोल रहे हैं निराश हूं, ये एक वास्तविकता का बखान कर रहे हैं कि आज अगर कोई चीज हो रही है जो हमको लग रहा है कि ये दुनिया के लिए, व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, इसमें बुनियादी तौर पे कुछ गड़बड़ है, इस जिस तरह से ये दुनिया चल रही है उसको देखते हुए वो बोल रहे हैं कि मैं निराश हूं इस व्यवस्था से। यानी वो एक सामयिक बात कर रहे हैं। मतलब मैं अगर बीमार हूं और मैं कहूं कि मैं बीमार हूं, तो ये हताशा नहीं है, क्योंकि बीमारी एक टेम्परेरी फिनोमेना है, ये कोई एटर्नल फिनोमेना नहीं है। तो रिम्पोचे जी निराश और हताश, उनके मन में ये दो अलग अलग हैं बातें, और वो हताश नहीं है, निराश है। जबकि मेरा निराशा से उस समय तक शायद मैं उसको हताशा से जोड़ के देख रहा था। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शब्द का अर्थ अगर हमको ठीक से मालूम नहीं होता है तो हम वो शब्दों के एक अज्यूम्ड मीनिंग, हम उन शब्दों का एक अज्यूम, एक हम मान लेते हैं, उसके पीछे एक मान्यता रहती है, और वो मान्यता मान्यता ही उसके अर्थ को हमारे अंदर स्थापित कर देती है, और वो जो अर्थ होता है वो वास्तविकता से अलग होता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था कि निराशा शब्द से जो मैंने अर्थ का अज्यूम किया था वो हताशा का शब्द था, हताशा का अर्थ था। जबकि निराशा और हताशा दो अलग अलग चीजें, ये उस दिन मेरे लिए बहुत स्पष्ट हो गया, और ये इसका बहुत उपकार हुआ। एक और उसके बाद मैं अब दूसरे उस पे आता हूं कि आज के ये दिन, ये जो जिस जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें निराशा को एक बहुत ही नेगेटिव शब्द मान करके लोग इससे बचते हैं। इससे बचते हैं मतलब कहना, मतलब वो जो है उसको देखना नहीं चाहते।
माने अगर हम बीमार हैं तो हम अपनी बीमारी को नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमको लगता है हम बीमारी को देखेंगे तो हम हताश हो जाएंगे, तो बीमारी को देखना ही नहीं चाहते। जब देखना नहीं चाहते तो उसका इलाज भी संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको देखना पड़ेगा बीमारी को और बीमारी को स्वीकार करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो कदम होगा वो होगा कि भाई आप स्वस्थ होने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। पर अगर आप इसी चीज से इनकार करते हैं कि आप बीमार हैं, तो फिर तो आपकी बीमारी का भी कोई इलाज नहीं हो सकता। तो ये मुझे लगा कि हम इस दौर में हैं जहां हम जो वास्तविकता है, जिस तरह के अंधकारमय समय में हम रह रहे हैं, उसको हम स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो गया, और मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक तरह का कोई कॉन्स्पिरेसी जैसी भी लगती है। आप अगर बाजार में दुकान में जाएं, कोई अंग्रेजी किताब की दुकान में जाएं, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग और इस तरह की जो किताबें हैं उधर तमाम आपको साहित्य मिलेगा। उसमें कुछ ठीक भी है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो सब बकवास है, लेकिन इसका प्रचलन पिछले 20 साल में आप देखेंगे बहुत जोर से बढ़ा है। और ये मुझे ये लगता है कि ये इसका एक कारण ये है कि लोग जो है वो निराशा दिख तो रहा है उनको कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उसका सामना नहीं कर रहे हैं, और ये किताबें जो आती हैं ये उसमें और बाधा पहुंचाती हैं कहीं ना कहीं, inadvertently, in a very indirect manner. Positive thinking is all right, but positive thinking at the expense of negating reality is problematic. ये दो अलग अलग बातें हैं। पॉजिटिव थिंकिंग बिकॉज आप ये मानते हैं कि अस्तित्व में जो कुछ हो रहा है वो करने वाला उपादान कारण मैं नहीं हूं, ये आपको समझ में आ गया, ये आपके अनुभव में उतर गया कि ये जो कुछ घटता है उसमें हम लोग उसमें सिर्फ एक निमित्त मात्र की भूमिका निभाते हैं। होना या ना होना वो मेरे हाथ में संपूर्णतः नहीं है, बहुत थोड़ा सा रोल मैं उसमें अदा करता हूं। बहुत सारे नोन और अननोन फैक्टर्स का मिलन होता है, योग होता है, संयोग होता है, तब जाकर कोई घटना उसका अंजाम होता है। आप कोशिश पूरी निष्ठा से कर सकते हैं और वो करनी भी चाहिए, लेकिन आपका प्रयास जो है वो उस रिजल्ट को हो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, ये आपके बस में नहीं है। ये गीता में भी कहा गया है, और ये गीता में कहा गया इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम सब देख सकते हैं कि हाँ ऐसा ही है। मैं यहां से दिल्ली जाने का इरादा कर सकता हूं, मैं दिल्ली जाने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता हूं, मैं दिल्ली जाने के लिए पहला कदम रख सकता हूं, और ये सब कुछ देख करके कि गाड़ी से जाऊं कि हवाई जहाज से जाऊं कि ट्रेन से जाऊं कि बस से जाऊं, ये मैं तय कर सकता हूं। पूरा किस समय जाऊं, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा होगा, ये सब मैं कर सकता हूं प्लानिंग। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं दिल्ली पहुंच ही जाऊंगा उस जैसा मैंने सोचा था उस समय, उस तरह से। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बारिश की मौसम की वजह से सड़कें खराब हो सकती हैं, और उस दिन कोई स्ट्राइक हो सकती है, कोई अकस्मात घटना घट सकती है कि जो मैंने बस ली वो कैंसिल हो जाए, या जो हवाई जहाज की टिकट ली वो कैंसिल हो जाए। मेरे ही घर में कुछ ऐसी घटना घट सकती है कि मुझे उस दिन ना जा पाऊं। तो तमाम तरह की चीजें जो हो सकती हैं, अनसर्टेनिटी इज ओमनी प्रेजेंट, ये हमको दिखना चाहिए हर समय वो है, वो कभी कभी मैनिफेस्ट होती है। और अगर वो जब मैनिफेस्ट होती है तो हमारे रास्ते में बाधा भी उत्पन्न कर सकती है या हमारे रास्ते में सहायक भी हो सकती है। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि ये दिखाई दे सकता है अगर आप ध्यान देंगे तो, कि होना या न होना पूरी तरह आपके बस में नहीं है, आप उसमें एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। और जो उस होने में जो कुछ होता है, जिन चीजों का योग संयोग होता है, उसमें हर चीज को हम पहले से न तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और न ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये दिखेगा
तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो भी कुछ घट रहा है ये एक बड़ा कोई अनफोल्डिंग हो रही है, घट रहा है कुछ, और उसमें आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। तो ये घटना जो घट घट हर समय घट रहा है उसको आप देखने लगते हैं, आप अपने को कर्ता भाव से आप मुक्त से हो सकते हैं, ऐसा मेरा प्रपोजल है। और ये जो हो रहा है ये इस पूरे स्पेस के अंदर हो रहा है, ये जो पूरे स्पेस के अंदर हो रहा है, जो कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको हम शायद नहीं जान सकते। हम इतना ही जान सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम अननोन या उससे बढ़कर अननोएबल कह सकते हैं। ये अननोएबल है। अननोएबल अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अननोएबल दिखाई देगा, यानी आप उसको जान तो नहीं सकते, पर ये तो दिखाई देगा कि ऐसी कुछ चीज है जो अननोएबल है। और वो अननोएबल जो है उसको अगर आप पहचानते लगे कि ये अननोएबल है, कुछ ऐसा है जो अननोएबल है, तो मुझे लगता है एक एक फेथ जिसको कहा जाता है वो आपके अंदर डेवलप होने की संभावना उदय हो जाती है, जो हम मॉडर्न लोगों ने खो दिया है। ये हम जो आधुनिक लोग हैं, भले ही हम मंदिर जाते हों, भले ही हम चर्च जाते हों या कोई और पूजा के स्थान पे जाते हों, गुरुद्वारा जाते हों, लेकिन मुझे लगता है हम में से 0.1% लोगों में फेथ हो तो हो, हमने फेथ खो दिया है। हम जाते हैं क्योंकि हम आदी हो चुके हैं जाने के, या हम कुछ चीज मांगने के लिए जाते हैं कि अगर हमारा ये चीज हो जाएगी तो हम जाएंगे, या इस ये चीज कर दो इसलिए मांगने जाते हैं। ट्रांजैक्शनल है मामला। मैं कुछ आपसे मांग रहा हूं और अगर आप वो दे देते हैं तो मैं आपको ये करूंगा। ये इसको मैं फेथ नहीं कह रहा हूं। फेथ उसको कह रहा हूं जो अनकंडीशनल होता है, जो होने ना होने, ऐसा होने या वैसे होने पे निर्भर नहीं है, पर वो जस्ट इट इज जस्ट सो, because you know that there is unknowable, and you know that this entire existence is within that unknowable also. तो वो जब होता है तो आपको ये भी समझ में आता है कि चीजें एक एक सर्टन एक सिस्टम तो वो है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, आपने और हमने। हमने ये डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने बनाया है, ये टेक्नोलॉजी के सिस्टम हमने बनाए हैं, ये एजुकेशन का सिस्टम हमने बनाया है, ये न्याय की प्रणाली जो आज के दिन चलती है जिसको हम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं या जुडिशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो हमने बनाया है, यानी मनुष्य ने बनाया है। लेकिन एक और तंत्र है जो हमने नहीं बनाया है, वो इट इज सो, वो तंत्र में भी कुछ ऑर्डर है और वो ऑर्डर के हिसाब से चीजें होती हैं। मौसम का एक ऑर्डर है ना, गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद बसंत ऋतु आएगी, वगैरह वगैरह। ये एक ऑर्डर है। बीज डालते हैं, बीज के बाद पौधा होता है, पौधे के बाद पेड़ बनता है, ये एक ऑर्डर है। आदमी का भी एक ऑर्डर है, जानवर का भी एक ऑर्डर है, फूल पत्तियों का भी एक ऑर्डर है, पत्थरों का, मिनरल्स का भी एक ऑर्डर है। ये एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं, ये एक इनकी अपनी एक इंट्रिंसिकनेस है जिसपे हमारा मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। इट इज सो। ये जो ऑर्डर है ये बड़ा ऑर्डर है, और ये बड़ा ऑर्डर किस किस किसकी 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 लेजिटिमेसी में चल रहा है, तो मैं कहूंगा वो अननोएबल है। तो इसको समझते हैं तो हम में ये फेथ डेवलप होता है, और हमको ये फिर समझ में आता है कि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर नॉट सच सो ग्रेट एज वी हैव अज्यूम्ड अस टू बी। हम इसमें हम भी वैसे ही हैं इस पूरी कायनात में, जैसे एक पेड़ है, पौधा है, पत्थर है, या एक चिड़िया है, एक जानवर है, वैसे ही हम भी हैं। पर हमने अपने आप को बहुत बड़ा मान लिया है, क्योंकि हमने बहुत कुछ हम कर कर
कर पाते हैं और वो दिखता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये इमारत बना दी, हमने ये ट्रेन या प्लेन बना दिया। वो हमको लगता है बहुत बड़ा काम है, होगा भी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि बड़ा है या छोटा है, ऑफ कोर्स उसने हमारी जिंदगी को बदला है। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एंटायर एग्जिस्टेंस इट इज स्टिल इनसिग्निफिकेंट। एंड दिस हमारा लाइफ स्पैन इज इनसिग्निफिकेंट, हमारा सोचना इज इनसिग्निफिकेंट। तो उसमें हमको ये समझ में आता है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई गड़बड़, जिसको हम गड़बड़ कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई वो गड़बड़ नहीं है। इट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस। मान लीजिए कि हमने एटम बम लेके पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, ठीक। दुनिया को क्या खत्म करेंगे हम? पेड़ पौधे खत्म कर देंगे, हम जानवर खत्म कर देंगे, हम मनुष्य जाति को खत्म कर देंगे, लेकिन ये संसार तो फिर भी रहेगा ना। और फिर इसमें से कोई 10,000, 20,000, 2 लाख, 3 लाख साल के बाद फिर इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो ये कुछ खत्म नहीं होने वाला है। तो जो ये फेथ और होप की सरन बात करते हैं, वो शायद इस प्रकार की समझ से उत्पन्न है कि देयर इज नथिंग विच इज परमानेंट, थिंग्स आर हैपनिंग, दे मे नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू योर, आप अपनी और हमारी छोटी सोच और संकुचित और स्वार्थी सोच के हिसाब से वो हो ना हो, डजेंट मैटर, बट वो जो हो रहा है वो हो रहा है इस बड़े चीज के, हमारे करने से नहीं हो रहा है। उसमें जब हम उस चीज की समझ से ये इक्वेशन निकलता है कि faith and hope. Hope means hope that this is part of the larger game which is going on, and there is nothing, this is all right, this is the way it is. Ye hope, not what I want, वो वाली hope नहीं, the way it is, उसको समझ करके it is all right। जो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि the secret of my happiness is that I am okay with what is happening. The secret of my happiness is I am okay with what is happening। जो हो रहा है उससे मुझे ठीक है, मुझे ठीक, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता। ये अगर ये समझ बन जाए कि जो हो रहा है उसकी टोटल एक्सेप्टेंस, नॉट रेजिग्नेशन, टोटल एक्सेप्टेंस, दैट इज फेथ एंड दैट इज होप।